कारक प्रकरण भट्टोजी दीक्षित रचितम। पंचमी विभक्ति के बाद अब अगला हम लोग षष्ठी विभक्ति को पढ़ने स्टार्ट करेंगे। अठ षष्ठी। अब षष्ठी विभक्ति को इधर जो जो सूत्र है उसको बताना स्टार्ट करेंगे। देखिए षष्ठी, ये सबसे पहले षष्ठी विभक्ति को पढ़ते ही षष्ठी से यह सूत्र है। षष्ठी से अर्थात शेष जो बचा हुआ है उसको षष्ठी के अंतर्गत ले लेंगे। षष्ठी शेष जो बचा हुआ है, तो क्या शेष बचा हुआ है? प्रथमा पढ़ लिए, द्वितीय पढ़ लिए, तृतीय चतुर्थी पंचमी तक पढ़ लिए। तो उनको पढ़ने के बाद में अर्थात कारक पढ़ लिए, कारक मतलब पीछे का, पंचमी तक कारक पढ़ लिए, और जो प्रतिपदिक पढ़ लिए मतलब कि प्रथमा आ गया उसमें। इनसे जो भिन्न स्वाभाविक संबंध है, जो भिन्न है, इनसे जो भिन्न स्वाभाविक संबंध रखने वाला है, हाँ, उस शेष अर्थ में षष्ठी होता है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। अब सूत्र में षष्ठी शेष शब्द का प्रयोग हुआ है। शेष, और व्याख्या करके बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। शेष शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इस सामाजिक लोक व्यवहार जगत में शेष कह दिया जाए तो बचा हुआ, शेष कहें तो कोई भी क्या समझेगा? बचा हुआ होता है, और सही समझेगा, क्योंकि होता है, शेष का तात्पर्य होता ही है बचा हुआ। अब प्रकृत प्रसंग के रूप में ले तो अर्थात कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं भट्टोजी दीक्षित का, इस पुस्तकी भाषा के रूप में शेष का तात्पर्य अलग होगा। तो क्या अलग होगा? कारक प्रकरण के अनुसार शेष का तात्पर्य क्या होगा? उक्ता अन्य शेषः, उक्तादयः अन्य शेषः, उक्तादन्यः शेषः, उक्तादन्यः शेषः। कहने के बाद उक्तादन्यः, उक्त अर्थात कि कहने के बाद जो कहने के लिए बच जाता है वह शेष कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा और बताने के बाद कुछ बात बताने के लिए बच जाएगा, वह शेष कहलाएगा। अर्थात जो कहा गया है, अर्थात पुस्तक की भाषा में व्याख्या कर रहे हैं, जो कहा गया है उससे भिन्न जो ना कहा गया हो उससे शेष कहा जाता है। जो कहा गया है उससे भिन्न जो ना कहा गया हो उसे शेष कहा जाता है। उक्तादन्यः शेषः, जो कहा गया है उससे भिन्न जो ना कहा गया हो उसे शेष कहा जाता है। मतलब कहने के लिए जो बच गया है, आधा अधूरा जो बात, अब जो ना कहा गया हो, आधा अधूरा बात करूँगा, उसमें कुछ बचा ही रहेगा नहीं कहने के लिए, वही शेष कहलाता है सामान्य शब्द में। लेकिन इस वाले वर्ड को नहीं लिखना है परीक्षा में। कारक प्रकरण में इसके पूर्व, हाँ, कारक अर्थ में द्वितीय आदि विभक्ति कही जा चुकी है, द्वितीय इत्यादि विभक्ति को हम पढ़ चुके हैं। जो प्रतिपदिकार्थ है उसको पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो संबंध है, स्वाभाविक भाव संबंध है जो बचा हुआ है, उसमें षष्ठी विभक्ति आएगा। उसमें क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति आएगा। जो प्रतिपदिकार्थ बताया गया था, प्रतिपदिक शब्द बताया गया था, वह स्वार्थी होता है, अर्थात कि स्वार्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। अन्य पटों के अर्थों के साथ संबंध में प्रयोग किया जाता है। स्वार्थ में प्रतिपदिकार्थ क्या है? प्रथमा विभक्ति होता है, हाँ, और धातु इत्यादि के योग में कर्म कारक होता है, द्वितीय विभक्ति हो जाता है। इसका प्रतिपादन पीछे किया जा चुका है।
जिसको हम सब लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब प्रतिपदिकार्थों का परस्पर संबंध ही अवशिष्ट है। परस्पर संबंध ही अवशिष्ट है। क्या बताया गया? परस्पर संबंध ही अवशिष्ट है। हाँ, षष्ठी से जो शेष बच जाता है, कहने के बाद जो कहने के लिए बचा रहता है, तो जो संबंध बताता है वही अवशिष्ट संबंध है, उसको षष्ठी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? षष्ठी कहेंगे। किसी विभक्ति का विधान नहीं हुआ है, जो संबंध अवशिष्ट बच गया उसके लिए, तो उसके लिए यही षष्ठी विभक्ति का उदाहरण किया गया है। षष्ठी सदस्य सूत्र का विधान किया गया है। उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है। हाँ, उदाहरण के लिए दिया गया है। 1 मिनट, इसमें वही लिखा गया है, डिस्प्ले में देखिए। कारक, प्रतिप्रतिकार्थ, व्यतिरिक्ति बता दिया जा चुका। स्वभाव, स्वभाव, विभाव आदि संबंध, शेष स्तत्र षष्ठी जो बताया गया वही है। इसकी व्याख्या भी आप लोगों के सामने किया हूँ। राज्ञः पुरुषः, ये पहला उदाहरण परीक्षा में आता है। राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः, इसमें राज पदार्थ का पुरुष के साथ स्वाभाविक संबंध है। राजा का पुरुष, राजा के साथ पुरुष का स्वाभाविक संबंध है। क्या बताया गया? संबंध, परस्पर संबंध जो अवशिष्ट है उसके लिए षष्ठी विभक्ति बना है। तो राजा के साथ पुरुष का, हाँ, स्वस्वाभिभाव संबंध है। राजा के साथ पुरुष का स्वस्वाभिभाव संबंध है। उसी संबंध अर्थ में राजन शब्द से राजन षष्ठी विभक्ति षष्ठी से इस सूत्र के द्वारा हुआ। ठीक है। राज्ञः पुरुषः, राजा, तो राजन शब्द से बचा हुआ है, संबंध को बता रहा है। हाँ, स्वाभिभाव संबंध को बताया जा रहा है। पुस्तक को पढ़ते रहोगे, पुस्तक को पढ़ोगे तो नीचे में एक और लिखा है, यह विचारणीय है, लिखा है। क्या लिखा है? यह विचारणीय है। 2 शब्द बताया गया है, राज्ञः पुरुषः, तो इसमें राज्ञः राजन को लिया गया, पुरुष को क्यों नहीं लिया गया? हाँ, राजन में ही षष्ठी क्यों हुआ है, पुरुष शब्द में षष्ठी क्यों नहीं हुआ है? ऐसा प्रश्न किया गया है पुस्तक में। संबंध तो दुष्ट होता है ना, राजा के साथ पुरुष का संबंध हो, चाहे पुरुष के साथ राजा के साथ संबंध हो, संबंध तो दोनों में रहता है, एक हाथ से ताली बजता नहीं। तो यहाँ राजन शब्द क्यों लिया गया? हाँ, पुरुष को लेना था। आता है प्रश्न, इसका उत्तर देते हैं। जो षष्ठी विभक्ति होता है प्रतियोगी से होता है, वह प्रतियोगी से होता है, अनुयोगी से नहीं। अब अनुयोगी क्या है, प्रतियोगी क्या है? प्रतियोगी जिसका संबंध बताया जाता है वह प्रतियोगी होता है। जिसका संबंध बताया जाता है वह प्रतियोगी होता है। और जिससे संबंध बताया जाता है, जिससे संबंध बताया जाता है वह अनुयोगी होता है। जिससे संबंध बताया जाता है वह अनुयोगी होता है। राज्ञः पुरुषः, इस शब्द में राजा का संबंध पुरुष से बताया जा रहा है, अतः हाँ, राजा प्रतियोगी और पुरुष अनुयोगी हुआ। इस तरह राजन के संबंध के प्रतियोगी होने के कारण राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति आया, पुरुष में नहीं। राजन शब्द को इसलिए लिया गया। और आगे नीचे में लिखा है, दिमाग को मत खपाना उसमें, पुस्तक को अगर देखते होगे तो इसको छोड़ करके और आगे में लिखा है, दिमाग मत खपाना। कुछ लोग क्या करते हैं, जो अप्रधान होता है, जो
अप्रधान होता है। कुछ लोग अप्रधान में षष्ठी होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन वह नहीं होता, ऐसा युक्त नहीं होता। अप्रधान में षष्ठी मानेंगे तो शुक्लः पटः श्यामो पटः, इस विशेषण भी में क्या होने लगेगा, षष्ठी होने लगेगा, जिसमें दोष है। प्रथमा भी में षष्ठी आ जाएगा। हाँ, प्रथमा में भी षष्ठी का बोध हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति मानने का आवश्यकता ही नहीं रहेगा प्रधान को मानेंगे तो। हाँ, आगे उदाहरण देखते हैं। कर्मा लिखा है ना, प्राज्ञा पुस्तक पास देखिए। कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्र विवेक्षा षष्ठेव वा। जहाँ पर कर्म आदि कारकों का अविवेक्षा को शेष कहते हैं। कर्म आदि को नहीं बताया गया, अविवेक्षा नहीं कहा गया है, वहां पर शेष होता है। ये अंडरलाइन हो गया नहीं इतना। कर्म आदि संबंध का जहाँ पर विवेक्षा नहीं रहता, विवेचना नहीं किया जा रहा था, वहाँ पर षष्ठी होता है। उदाहरण बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। संताम गतम, स इसरो जानिते, ये पहला, ये दूसरा, मातु स्मृति तीसरा, एधो कस्योप स्कृते चौथा, भजे शंभु चरणयो पांचवा, भला नाम तृप्ता छठवा। जहाँ पर कर्म आदि नाम अपनी संबंध मात्र विवेक्षा, जहाँ पर कर्म आदि कारणों का अविवेक्षा हो, यहाँ पर कर्म आदि कारणों का अविवेक्षा हो, षष्ठे वा, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होता है। जहाँ पर कर्म आदि संबंध का, कर्म आदि कारण का अविवेक्षा हो, कारकों का अविवेक्षा हो। सताम गतम, सज्जनों का जाना, सज्जनों का जाना अविवेक्षा। यहाँ पर कर्तुकारक को अविवेक्षा में षष्ठी हुआ, कर्तुकारक। संताम गतम, सज्जन जाते हैं। ठीक है। कर्म आदि नाम, अब देखिए यहाँ पर कर्म आदि कारकों की अविवेक्षा को शेष कहते हैं, अर्थात की षष्ठी। सज्जनों का जाना, पता नहीं कहाँ जाते हैं, तो हरिद्वार जाते हैं कि काशी जाते हैं, नहीं कहा गया है, विवेक्षा नहीं किया गया है कर्म आदि संबंध का, षष्ठी हो गया। सर्पिणों, दूसरा देखिए, सर्पिणों जानिते, घी से प्रयुक्त होता है, कर्म को तो बताया गया है। हाँ, क्या प्रयुक्त होता है, यहाँ करण कारक में शेषत्व की विवेक्षा, करण कारत्व में, कारण क्या है उसका नहीं बताया गया, षष्ठी हो गया। मातु स्मृति, माता को याद करता है। हाँ, यहाँ कर्म कारक के शेषत्व, माता को याद करता है, याद करने कर्म कारण क्या है, शेषत्व है, षष्ठी विभक्ति। एतो दत्त इस्योपकृते, चौथा नंबर। जल संबंधी परिष्करणम, लकड़ी जल को पुरस्कृत करती है, इसमें भी षष्ठी आ गया। भजे शंभो चरणयो, शंभु के चरणों का भजन करता है। यहाँ चरणों में कर्मत्व के शेष, भजन कर रहा है, कर्मत्व शेष है, षष्ठी विभक्ति आ गया। फला नाम तृप्ता, फलों से तृप्त, यहाँ भी कर्णत्व शेष का विवेक्षा हो रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, षष्ठी विभक्ति। फल संबिंधनो तृप्ति, इस प्रकार का बोध हो रहा है, षष्ठी आ रहा है। ठीक है, ये सभी उदाहरण कारक शेष षष्ठी के हैं। प्रकृति में संबंध शब्द का अर्थ क्रिया से संबंध रूप है। हाँ, लिखा है, और क्या लिखा है, जिस कर्म आदि का क्रिया के साथ संबंध मात्र बताना हो, संबंध का कारणत्व
ईशिप्तमत्व ना हो, अर्थात उसको बताना, कारण को बताना, ईशिप्त ना हो, वैशिष्ट को न दिखलाया हो, कि तब कर्म संज्ञा आदि में तृतीय विभक्ति नहीं होती, फिर भी उनका कारणत्व मिथ्या है, ऐसा बताया गया है। उसको छोड़ो उसको। हाँ, क्यों षष्ठी है बता दिया गया। नहीं समझ आएगा तो उसको और पूछते जाना है आप लोगों को। आगे षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द का प्रयोग होता है या हेतु शब्द जहाँ पर आता है या हेतुवाचक शब्द जहाँ पर होता है षष्ठी विभक्ति होता है। हेतु शब्द प्रयोगे हेतु घोत्य षष्ठी स्यात्। हेतु शब्द का जहाँ पर प्रयोग होता है, हेतु का जहाँ पर घोत्य होता है, षष्ठी विभक्ति होता है। उदाहरण अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के निमित्त रहता है। अन्न है तो वह वहाँ पर बसता है, अन्न के निमित्त रहता है। यहाँ पर वास का अन्न, वास का हेतु अन्न है, यहाँ पर वास के हेतु अन्न है। हेतु शब्द का प्रयोग है, अन्न का हेतु बताना अवशिष्ट नहीं है, विवेचना नहीं किया गया है। अतः अन्न शब्द में यहाँ पर क्या आ गया, षष्ठी विभक्ति आ गया। अन्न के साथ हेतु का समानाधिकरण अथवा विशेष से विशेष भाव होने के कारण हेतु से षष्ठी विभक्ति हो गया। ठीक है, षष्ठी हेतु प्रयोग है। हेतु शब्द का प्रयोग हो या जहाँ घोत्य हो वहाँ पर षष्ठी होता है। यह हो गया। आगे देखते हैं। सर्व नामना तृतीया च। सर्वनाम शब्द यदि हेतु हो और हेतु शब्द का प्रयोग वाक्यों में हो तो सर्वनाम शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है और षष्ठी भी। वही पंचमी के लास्ट में बता रहे तो ही वाला आ गया। सर्वनामना तृतीया च। सर्वनाम शब्द जहाँ पर आता है, सर्वनाम शब्द यदि हेतु हो, सर्वनाम क्या है सब जानते हो। सर्वनाम शब्द अगर आता है और वह हेतु हो और हेतु शब्द का भी प्रयोग हो वहाँ पर, तो तृतीया विभक्ति भी होता है और षष्ठी भी होता है। अब कैसे में तृतीया भी होता है षष्ठी भी होता है, देखिए उसी को यहाँ पर लिखा है। सर्वनामनो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतु घुत्य द्वितीय स्टार्ट षष्ठी वा। जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, सर्वनाम हेतु शब्द का प्रयोग होता है और हेतु भी बताया जा रहता है, तृतीया भी होता है और षष्ठी भी होता है। ठीक है, उदाहरण ये है। और ये षष्ठी का है दूसरा उदाहरण, ये तृतीया का है पहला। केन हेतुना वसति। केन हेतुना वसति, किस हेतु के कारण यहाँ पर वास करता है, किस हेतु से रहता है। इस वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग है, हेतु शब्द का प्रयोग है ना, इसलिए हेतुवाचक सर्वनाम संख्या किम शब्द से क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति आ जाता है। और षष्ठी करेंगे तो कस्य हेतु, कस्य हेतु करेंगे तो वहाँ पर षष्ठी आ जाएगा, कस्य हेतु करेंगे तो वहाँ पर षष्ठी आ जाएगा। तृतीय और षष्ठी दोनों में प्रयोग होता है, किम और कस्य। इस अंतर को क्या है समझना है। ठीक है, अब वार्तिक बताया गया है। पंचमी इत्यादि में, चतुर्थी इत्यादि में वार्तिक पढ़े थे, लेकिन इतना ही काफ़ी है। इसको बार बार देखो क्योंकि ज़्यादा बोर लगेगा, इतना में इसको समाप्त किया जाता है क्योंकि एक कारक प्रकरण है, व्याकरण है। व्याकरण समझने में जटिलता और कठिनता आता है। धन्यवाद। इसी के साथ इसको बंद करते हैं।